नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपनी कल 8वां चैप्टर शुरू कर चुके हैं। जो 8वां चैप्टर है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, वो शुरू कर चुके हैं। इसके अंदर चुंबक अपने देख चुके हैं और जो छठ चुंबक थी उसके गुणों को देख रहे थे। 5वां गुण हम लोगों ने पढ़ा था, वो था समान ध्रुव प्रबलता। समान ध्रुव प्रबलता, जिसका मतलब था कि चुंबक के जो दोनों ध्रुव हैं उनकी प्रबलताएं क्या होती है, समान होती है। इसके बाद जो छठा अपने पास में इसका गुण आता है वो आता है चुंबकीय प्रेरण। छठा गुण इसमें आता है चुंबकीय प्रेरण का। चुंबकीय प्रेरण का गुण देखिए अपने को क्या बताता है। चुंबकीय प्रेरण का गुण अपने को बताता है कि यदि अपने कोई एक चुंबकीय पदार्थ लें और उस चुंबकीय पदार्थ को कहाँ रख दें, चुंबक के पास में रख दें। एक चुंबकीय पदार्थ आपको लेना है और कहाँ रख देना है, इस चुंबक के पास में रख देना है। जैसे ही आप लोग चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास में रखोगे तो उस चुंबकीय पदार्थ का भी क्या होना शुरू हो जाएगा, चुंबकन होना शुरू हो जाएगा। यानी वो भी क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। किसकी तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर देगा, चुंबक की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर देगा। पर आपको यहाँ ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो चुंबक के पास का सिरा है, किसके पास का सिरा है, चुंबक के एन ध्रुव के पास का सिरा है, वो प्रेरण के बाद में जो चुंबकीय पदार्थ होगा उसका कौन सा सिरा बनेगा, एस सिरा बनेगा। यानी जो सिरा चुंबकीय पदार्थ का एन ध्रुव के पास में वो तो एस बन जाएगा और जो दूर स्थित है वो क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। यानी एस के पास में जो होगा वो एन बनेगा और एन के पास में जो होगा वो एस बनेगा और जो दूसरा सिरा है वो क्या बन जाएगा, फिर एन बन जाएगा। ये अपने को कौन बताता है, ये अपने को बताता है चुंबकीय प्रेरण का गुण। अगला गुण जो आता है वो आता है विचुंबकन का। विचुंबकन का, विचुंबकन का गुण देखिए अपने को क्या बताता है। विचुंबकन का गुण बताता है कि यदि किसी चुंबक को आप लोग क्या करते हो, गर्म करते हो। यदि चुंबक को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, या आप लोग चुंबक को क्या करना प्रारंभ कर देते हो, पीटना प्रारंभ कर देते हो। यानी या तो चुंबक को गर्म करें या चुंबक को पीटना प्रारंभ कर दें, या विपरीत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि चुंबक को रख देते हैं तो चुंबक का क्या हो जाता है, विचुंबकन हो जाता है। यानी चुंबक के जो गुण हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगला गुण आता है जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो चुंबक के द्वारा क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों को यदि आप चुंबक के पास में लेकर के आते हो तो वो चुंबक से क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। 9वां गुण आता है कि प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व की सही पहचान है या असली पहचान है। जो प्रतिकर्षण का गुण है वही अपने पास में क्या है, वो ही चुंबकत्व की निश्चित पहचान है या वास्तविक पहचान है। प्रतिकर्षणी चुंबक की क्या है, निश्चित पहचान है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास में कोई दो पदार्थ है या दो छड़े हैं, उनमें से एक तो आपके पास में क्या है, चुंबक है, और एक आपके पास में क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। अब आपको नहीं पता कि दोनों में से चुंबक कौन है और चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, और आप लोग इसमें से पहचानना चाहते हो कि अपने पास में चुंबक कौन सा है, चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। किसी अन्य चुंबक के पास में आप लोग इसे लेकर के जाओगे तो जो चुंबकीय पदार्थ होगा इसके दोनों सिरे जो हैं वो क्या किए जाएंगे, चुंबक के द्वारा आकर्षित किए जाएंगे। पर जो चुंबकीय पदार्थ है, जो चुंबक आपके पास में, उसका एक सिरा जो है वो तो आकर्षित होगा और दूसरा सिरा जो है वो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। यानी एक सिरा जो विपरीत प्रकार का है वो तो आकर्षित हो जाएगा, जो समान प्रकार का है वो क्या होगा, वहाँ पर प्रतिकर्षित होगा। यानी जो प्रतिकर्षण का गुण है वो ही क्या है, चुंबक की असली पहचान है। चुंबक को यदि आप लोग अलग करना चाहते हो चुंबकीय पदार्थों से तो आप प्रतिकर्षण के गुण की सहायता से क्या कर सकते हो, चुंबक को अलग कर सकते हो। तो इसका मतलब ये आता है कि प्रतिकर्षण ही जो है वो क्या है, चुंबक की असली या निश्चित पहचान है। आगे बढ़ते हैं अपने इसके अंदर और देखते हैं चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं जो आप आगे आपको जरूरत पड़ेगी उन परिभाषाओं की। देखिए इसमें सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो आती है चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय अक्ष की। चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय अक्ष की
तो देखिए इसके अंदर चुंबकीय ध्रुव अपने पास में क्या होता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि अपने पास में कोई एक चुंबक है, जैसे ये चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है, और चुंबक के जो किनारे होते हैं या जो चुंबक के सिरे होते हैं, सिरे बोलना, किनारों का मतलब तो ये भी होता है, चुंबक के जो सिरे होते हैं, अंतिम सिरे जो होते हैं, वहाँ चुंबकत्व का मान ज़्यादा होता है, और जो मध्य भाग है यहाँ पर चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, कम होता है। तो चुंबक के वे भाग जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, अधिक होता है, क्या कहलाते हैं, चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। इसके अलावा जो चुंबकीय आकर्षण बल लगते हैं, उनकी क्रिया रेखा जिन बिंदुओं से होकर के गुजरती है उसे अपने क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक N होता है और एक क्या होता है, S होता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अक्ष, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अक्ष जो है वो क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाला अक्ष जो है वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय अक्ष कहलाएगा। और ध्रुव क्या होंगे, चुंबक के सिरे जहाँ पर चुंबकत्व का मान अधिकतम हो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम हो, वो क्या कहलाते हैं, चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक N होता है और एक S होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसमें अपने प्रभावी लंबाई की। प्रभावी लंबाई की, ठीक है, प्रभावी लंबाई देखिए इसका मतलब क्या है। प्रभावी लंबाई, जैसे ये चुंबक है, तो आपने अगर नोट किया हो तो जब से मैंने चुंबक बना रहा हूँ, ये चैप्टर शुरू किया है, तभी से चुंबक के जो ध्रुव है उनके लिए मैं ये डॉट यहाँ लगा रहा हूँ, न कि ये जो सिरे हैं यहाँ लगा रहा हूँ। क्यों? इसकी वजह है चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबक के जो दोनों ध्रुव है N और S, वो बिल्कुल किनारों पर स्थित ना होकर के थोड़े अंदर की ओर स्थित होती हैं, और इन दोनों ध्रुवों के मध्य की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, चुंबक की प्रभावी लंबाई कहलाती है। जैसे ये क्या है, चुंबक की प्रभावी लंबाई है, ये चुंबक की प्रभावी लंबाई है। और चुंबक के सिरों की जो मध्य दूरी है ये प्रभावी लंबाई नहीं है, ये चुंबक की कौन सी लंबाई है, ये चुंबक की ज्यामितीय लंबाई है। ठीक है, तो ये जो लंबाई है ये तो कौन सी है, ज्यामितीय लंबाई है, और जो दोनों ध्रुव है इनके मध्य की जो दूरी है वो किस नाम से जानी जाती है, प्रभावी लंबाई के नाम से जानी जाती है। प्रभावी लंबाई जो है वो ज्यामितीय लंबाई की कितना गुना होती है, वो होती है ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चुंबकीय याम्योत्तर की। ये चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर का मतलब देखिए, यदि अपने कोई एक चुंबक ले और उसे उसके अक्ष के सापेक्ष क्या कर दिया जाए, लटका दिया जाए, यानी उसके आर पार जो अक्ष है उसके लंबवत क्या कर दिया, अपने उसे लटका दे, स्वतंत्रता पूर्वक अपने इसे लटका दें, तो ये जो चुंबक का अक्ष है, ये चुंबक का जो काल्पनिक अक्ष है, ये काल्पनिक होता है भाई, ये जो चुंबक का काल्पनिक अक्ष है इससे होकर के गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, इससे होकर के गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल जो है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। चुंबक की अक्ष के लंबवत गुजरने वाला काल्पनिक तल जो है वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाएगा। ये जो काल्पनिक तल आपको सामने दिख रहा है ये क्या है, ये है चुंबकीय याम्योत्तर, जो चुंबकीय अक्ष के क्या है, बिल्कुल लंबवत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके अंदर अपने चुंबक की जो ध्रुव प्रबलता है उस ध्रुव प्रबलता की बात कर लेते हैं कि ध्रुव प्रबलता क्या होती है। तो ध्रुव प्रबलता का मतलब देखिए, चौथा पॉइंट आता है इसके अंदर हमारे पास में, ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता का मतलब देखिए, ध्रुव प्रबलता का मतलब होता है चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। चुंबक की जो चुंबकीय क्षमता है, चुंबक के द्वारा जो चुंबकीय पदार्थ है उन पदार्थों को अपनी ओर जो आकर्षित करने की क्षमता है, चुंबकीय पदार्थों को जो अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है, उस क्षमता को किस नाम से जानते हैं, उस क्षमता को ही हम लोग जानते हैं ध्रुव प्रबलता के नाम से। ध्रुव प्रबलता को स्मॉल m से हम लोग लिखते हैं, किससे लिखा जाता है, स्मॉल m से लिखा जाता है, और किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है F/b की। स्मॉल m जो है, स्मॉल m का सूत्र हमारे पास में क्या होता है, ये होता है F/b, ठीक है। और यहाँ से यदि आप लोग
परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। जैसे B का मान यदि आप लोग 1 कर देते हो तो M किसके बराबर आ जाता है, F के बराबर आ जाता है। यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हो, एकांक प्रबलता के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाला बल, एकांक तीव्रता के या प्रबलता के या एकांक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, ध्रुव प्रबलता कहलाता है। यदि मात्रक की बात की जाए तो मात्रक तो आराम से आप लोग लिख दोगे, ये न्यूटन है और ये टेस्ला है, तो न्यूटन पर टेस्ला इसका क्या बन जाता है, मात्रक बन जाता है। यदि आपसे मात्रक इसका पूछा जाए तो आप लोग बता देना कि इसका मात्रक होता है न्यूटन पर टेस्ला, ठीक है। और इसका अन्य मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर टेस्ला तो हो ही गया, अन्य मात्रक होता है इसका एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है अन्य मात्रक इसका, एम्पियर इंटू मीटर। एम्पियर इंटू मीटर क्या है, इसका एक अन्य मात्रक है। ये मात्रक आप लोग सोल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। इस मात्रक को सोल्व करके आप लोग निकाल सकते हो। जहाँ पर मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला सोल्व किया था, उस फॉर्मूले को काम में लेना और इसके अंदर रख देना, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में जो राशि बचेगी वो कौन सी बचेगी, वो बचेगी एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने पास में क्या आ जाती है, ध्रुव प्रबलता आ जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके अंदर चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल के लिए कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम को फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट आता है चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल के लिए कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम एक तो जब अपनी ये बुक शुरू हुई थी उसमें पढ़ा था, एक जब अपनी ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो रहा है उसमें आ रहा है कि जो अपनी कूलॉम का नियम है वो क्या होगा, किसके लिए, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के लिए। तो कूलॉम का नियम अपने को ये बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनकी ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। मान लिया दो ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, एक का चुंबकीय प्रबलता जो है उसका मान m1 है और दूसरे की ध्रुव प्रबलता जो है, ध्रुव प्रबलता लिखना, एक की ध्रुव प्रबलता m1 है और दूसरे की ध्रुव प्रबलता जो है m2 है। तो ध्रुव प्रबलताओं का गुणनफल किसके समानुपाती होगा, इस बल के समानुपाती होगा। दूसरा, ये बल किसके समानुपाती होगा, तो 1/r² के समानुपाती होगा, यानी r² के ये f क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। एक साथ यदि यहाँ से लिखा जाए ये बनता है m1 m2/r²। समानुपाती को यहाँ से हटा दोगे तो एक नियतांक लगेगा μ0/4 पाई, तो ये बन गया μ0/4 पाई m1 m2/r²। F इक्वल μ0/4 पाई m1 m2/r²। ये अपने पास में क्या है, कूलॉम का नियम है, किसके लिए, चुंबक के लिए। m1 m2 ध्रुव प्रबलता है, r इनके मध्य दूरी है, μ0/4 पाई एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है, ये 7वें चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ, 10⁻⁷ होता है, यानी μ0 किसके बराबर होता है, 4 पाई गुणा 10⁻⁷ के बराबर होता है। मात्रक वगैरह सभी मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग निकाल भी सकते हैं, तो सिखा दिया मैंने आपको निकालना। तो 4 पाई गुणा 10⁻⁷ के आ जाएगा, इसके लिए आपको नियतांक जो आएगा उसका मान आ जाएगा, ठीक है। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर नियतांक आएगा, निकाल करके देख लेना आप लोग। और यदि सदिश रूप में इसे लिखा जाए तो सदिश रूप में, और देख लो इसी को यदि सदिश रूप में लिखना हो तो f की जगह तो f वेक्टर लिख देना, μ0/4 पाई आ जाएगा और ये आएगा m1 m2/r² और r²। ये इसका क्या बन जाता है, सदिश रूप बन जाता है। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से आप लोग फिर से ध्रुव प्रबलता जो है उस ध्रुव प्रबलता की परिभाषा लिख सकते हो कि इकाई ध्रुव जो होते हैं, इकाई ध्रुव या एकांक प्रबलता के ध्रुव जो है वो क्या होते हैं, तो देख सकते हो यदि ध्रुव प्रबलता जो है उसका मान 1 हो, r का मान 1 हो, तो जो f लगेगा वो कितना लगेगा, तो यहाँ से देखिए μ0/4 पाई का मान कितना आएगा, 10⁻⁷ न्यूटन आएगा,
ठीक है। तो इकाई प्रबलता के ध्रुवों की यदि आप लोग यहाँ से परिभाषा लिखना चाहो तो आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग लिखोगे कि यदि दो समान परिमाण के ध्रुव, यदि दो समान परिमाण के ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो और उनके मध्य दूरी जो है वो कितनी हो, एकांक हो, तथा उनके मध्य लगने वाले बल का मान कितना हो, 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो वो ध्रुव क्या कहलाते हैं, इकाई ध्रुव या एकांक ध्रुव कहलाते हैं, या उनकी ध्रुव प्रबलता जो है वो क्या होती है, एकांक होती है। तो ये आप लोग यहाँ से इकाई ध्रुव की परिभाषा भी इसमें लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। अगला टॉपिक अपना आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अपना टॉपिक है नया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किन्हें कहते हैं। तो इससे पहले आप लोग ये भी पढ़ चुके हो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वहाँ भी आप लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा लिख चुके हो। उसी प्रकार से अपने क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। जैसे अपने विद्युत क्षेत्र को कुछ रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र को भी क्या करते हैं, कुछ रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो क्या कहलाती है, आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को यदि आपको परिभाषित करना हो तो आप लोग क्या कहोगे कि जब चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाता है या एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्र रूप से कहाँ रखा हुआ हो, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ हो, तो जिस पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बलों के अनुदिश वह गति करेगा, वो पथ क्या कहलाता है, वो पथ कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, यानी वो जो पथ बनेगा उसी को अपने क्या कहेंगे, उसी को अपने कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। या आप लोग ये बोल सकते हो वह काल्पनिक बंद पथ जिसके अनुदिश स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव क्या करता है, गति करता है। वह काल्पनिक पथ जिसके अनुदिश स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गति करता है क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। तो दो तीन बातें यहाँ से मैंने आपको बता दी है। एक तो आप लोग लिख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होगी, तो इसमें सीधा सीधा तो यही होता है कि चुंबकीय क्षेत्र को कुछ रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो क्या होती है, आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। पर यह कोई परिभाषा नहीं है। परिभाषा आप लोग इस तरीके से लिखोगे कि जब किसी वह काल्पनिक पथ जिसके अनुदिश स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गति करता है क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। या जब किसी स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल के कारण जिस पथ के अनुदिश वह गति करेगा वो पथ क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का डायग्राम बनाया जाए तो इसके अंदर देखिए आप लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का डायग्राम किस प्रकार से बनाओगे। एक तो वही बात इसके अंदर भी आप लोग लिखोगे कि जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो स्पर्श रेखा किसे व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। जैसे यहाँ मैंने N बना दिया है और यहाँ मैंने S बना दिया है, तो N और S जो है ये तो क्या है, अपने पास में चुंबक के ध्रुव है। और यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप लोग इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा N से निकलती हैं। जो N ध्रुव होता है
उससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, हमेशा निकलती है, और जो S होता है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या करती है, प्रवेश करती है। तो इस तरीके से आप लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बना सकते हो। इसके अंदर ये बात जरूर ध्यान रखना कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटेगी। यदि आगे और बनाए इसे, बस ध्यान ये रखना कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कभी भी आपस में काटने नहीं देना है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपकी काट जाती है या कट जाती है तो वो क्या होगा, आपका डायग्राम गलत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बना सकते हो। ये सामने जो डायग्राम है ये किसका है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का है। आपको क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो आपस में कभी नहीं काटेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाते समय आप लोग इस बात का स्पेशल ध्यान रखोगे कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी नहीं काटे। बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की, कि गुण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो इसका गुण ये लिखोगे आप लोग, यदि चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षेत्र रेखाएं उनके किसी बिंदु पर आप लोग क्या करते हो, स्पर्श रेखा खींचते हो, आप लोग क्या करते हो, स्पर्श रेखा खींचते हो, तो वो स्पर्श रेखा किसे व्यक्त करेगी, वो व्यक्त करेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, दूसरा गुणधर्म इसके अंदर देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का क्या है। दूसरा गुणधर्म होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो क्या करती है, बंद वक्र का निर्माण करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो क्या करती है, बंद वक्र का निर्माण करती है। जैसे अपने शुरुआत के जो चैप्टर पढ़ रहे थे वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अंदर मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है। क्यों नहीं करती है वो भी मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब अपने यहाँ सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। ठीक है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाएगी, परंतु विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है बंद वक्र नहीं बनाती है। अगला पॉइंट इसके अंदर आप लोग देख सकते हो, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, या जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन रूप में होती है, यानी जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस रूप में होती है, सघन रूप में होती है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होगी वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी, दूर दूर होगी। जहाँ विरल हो यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर स्थित हो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी प्रबलता जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो सघन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहाँ होगी वहाँ ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, जहाँ विरल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी वहाँ कम चुंबकीय क्षेत्र होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अन्य गुणों की। तो आपको पता होना चाहिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटती, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी नहीं काटेगी। कैसे, जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी आपस में नहीं काटती, बिल्कुल उसी प्रकार से दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी आपस में कभी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, क्योंकि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में काटेगी तो पहला पॉइंट इसका देखिए, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि स्पर्श रेखा आप लोग उस पॉइंट से खींचोगे और वो स्पर्श रेखा किसे व्यक्त करेगी, वो व्यक्त करेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। यदि वो कहीं पर काट देती है तो वहाँ दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी और उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, और ऐसा क्या होता है, असंभव होता है। जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आपके पास में आता है उस परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की कभी भी दो दिशाएं नहीं होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की नहीं हो सकती। ये बात जरूर ध्यान रखना कि जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आपके पास में आने वाला है उस परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं आएगी। अगला पॉइंट देखिए, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर हो, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हो, समांतर रूप से हो, वो चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जहाँ कभी पास में आ रही हो कभी दूर जा रही है वो आपका असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परंतु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होती है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगला लास्ट पॉइंट अपने इसके अंदर देखते हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी आप लोगों के लिए जानना। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है, लास्ट पॉइंट इसका, आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, कोई दो गुण लिखिए। इससे पहले जो एग्जाम में आ चुका है ये इंपॉर्टेंट है। वैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों ही आपको एग्जाम के अंदर
एक या दो गुण जो है वो पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को बोल सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए, या आपसे पूछ सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। इसके अलावा प्रश्न जो है वो ये भी पूछा जा सकता है कि क्या दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में काट सकती है, और कारण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। तब आपको वहाँ पर टोटल उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में से कौन बंद वक्र बनाता है और कौन बंद वक्र नहीं बनाता, तो ये बात भी आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी। तो छठा पॉइंट इसमें देखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कम से कम दो गुणधर्म जरूर याद रख लेना। छठा पॉइंट देखिए आपको क्या बताता है। छठा पॉइंट आपको बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा n से क्या होती है, बाहर निकलती है। n जो है उससे क्या करती है, बाहर निकलती है, और n से बाहर निकलने के बाद में s में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, n से बाहर निकल करके s की ओर गति करती है। यानी चुंबक से बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, n से निकल करके s की ओर होती है। बाहर जो होता है चुंबक से, चुंबक के बाहर की साइड में, तो n से निकलती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और किस में प्रवेश कर जाती है, s में प्रवेश कर जाती है। और इसके अंदर होता है इसके विपरीत। अंदर क्या होगा, इसका उल्टा होगा। अंदर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो s से n की ओर क्या करती है, गति करती है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना कि चुंबक से बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा n से निकलेगी और s में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। और चुंबक के अंदर क्या होगा, s से n की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो गति करेगी। तो ये अपने पास में इनके कुछ एक गुणधर्म थे। ये गुणधर्म कम से कम दो आप लोग जरूर याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने और बात कर लेते हैं उदासीन बिंदुओं की। अगला पॉइंट अपना उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु देखिए, आज सिर्फ इसकी परिभाषा की बात करेंगे, फिर उदासीन बिंदुओं की। उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु देखिए, उदासीन बिंदु का क्या मतलब है। अपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, लास्ट टॉपिक अपना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे व्यक्त करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, कौन, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वो किसे व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो व्यक्त करती है जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, और जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं व्यक्त करती है चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी मान को। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपने खींचते हैं वो किसे व्यक्त कर रही है, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी मान को अपने क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। कि इनका परिणामी मान जो है वो कितना बचता है, वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वो व्यक्त किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अपने और बात करते हैं उदासीन बिंदुओं की। तो वो बिंदु जहां से होकर के कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती है क्या कहलाता है, उदासीन बिंदु कहलाता है। ये कहाँ प्राप्त होगा, देखिए उदासीन बिंदु, तो जहां पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर और विपरीत होगा, या जिन पॉइंटों पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर और विपरीत होगा, वहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी 0, और उस क्षेत्र से होकर के कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेगी। उस क्षेत्र से होकर के क्या होगा, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती है, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वहां से नहीं गुजरेगी। और जहां से होकर के कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती है, उन बिंदुओं को या उन्हें अपने क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। जिन बिंदुओं से
होकर के कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती हो, उन बिंदुओं को ही अपने किस नाम से जानते हैं? उन बिंदुओं को ही हम लोग जानते हैं उदासीन बिंदुओं के नाम से। ठीक है, तो ये अपने था उदासीन बिंदु। अब अपने किस प्रकार से प्राप्त होते हैं ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।